हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज हम अपनी लर्निंग को एक स्टेप और फॉरवर्ड करने वाले हैं और चरक चिकित्सा स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, चरक चिकित्सा। जैसे कि हम बहुत दिन से प्लान कर ही रहे थे कि चरक चिकित्सा स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गोविंद पारेख और बाकी सारी चीजें बहुत सारी चल रही थी, उसके चक्कर में हम नहीं स्टार्ट कर पाए। लेकिन नेवरदलेस आज चरक चिकित्सा स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, अभी चरक फूलवार चल रही है, हमारी शिशुर चल रही है, हमारी गोविंद पारेख चल रही है। ये सारी चीजें हमें पैरेलल में चलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, चरक चिकित्सा में है तो वो 30 ही चैप्टर, लेकिन पहले ही जो चैप्टर्स होते हैं हमारे रसायन वाजीकरण को चलो छोड़ दो, वो तो एक ही दिन का है। ठीक है, एक ही दिन में चारों पाद हो जाते हैं। लेकिन रसायन जो चैप्टर है, उनके चारों पाद में बहुत सारा कंटेंट है। और जैसे कि हमने इस साल देखा कि रसायन से भी क्वेश्चन बना है और वाजीकरण से भी क्वेश्चन बना है 2025 में। तो हमें अच्छे से लेकर चलना है। कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, देखो इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी जर्नी में आप ही सबसे बड़े प्लेयर होते हो और दूसरा प्लेयर होता है आपकी संहिता। और वो भी चिकित्सा में आप एक वैद्य हो, तो चरक चिकित्सा आपकी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आचार्य चरक ने पहले चैप्टर्स जो रसायन वाजीकरण बनाए हैं, तो चलो उसी को पहले स्टार्ट करते हैं। और देखो, रसायन चैप्टर जो आप स्टार्ट करेंगे उसके 4 अध्याय हैं। नंबर्स आपको चलने, रेगुलरिटीज लेके चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जिसे हमें पढ़ते ही चलना है। और मैं आपको हमेशा अपनी संहिता दिखाती हूँ कि देखो, ये मेरी संहिता है। और यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि मैं हमेशा पॉइंट्स लिखती हूँ, जो आपको बताती हूँ। वो मैं भी मतलब संहिता को ऐसा करके रखती हूँ कि मुझे संहिता के सिवाय कहीं भटकना ना पड़े। मेरे सारे पॉइंटर्स मेरे संहिता पे हो, चाहे वो स्टिकी नोट लगा के हो या छोटे छोटे मार्जिन पे लिखकर या हाईलाइट करके हो। देखो, जब भी पहली बार आप संहिता पढ़ो या कॉलेज में पढ़ो या खुद से पढ़ो, तो है ना, उसको पेंसिल से मार्क करना या पेन से, अगर आप पर्सपेक्टिव में चाहो तो। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ते जाओगे ना, उस तरीके से उसकी मार्किंग्स बढ़ाते जाना। जैसे कि फर्स्ट लेवल अगर आपने पेन से पढ़ा, पेंसिल से पढ़ा, तो सेकेंड उसको पेन से करना, थर्ड उसको हाईलाइट से करना। और उसके बाद जब आप चीजों को ज्यादा बार पढ़ लेते हो तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके मन के अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगी, यार मैंने तो इसको फर्स्ट ही टाइम पढ़ा, अभी तक तो पेंसिल से ही मार्किंग है, मैं इसको पेन से कर लेता हूँ। पेन से पढ़ने के लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अरे, पेन से ही मार्किंग है, मुझे इसे हाईलाइट करना चाहिए, मुझे हाईलाइटर से मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो एक ही बार में ऐसा नहीं हो जाएगा कि सारी चीजें हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। संहिता पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि नोट्स की जगह आप संहिता पढ़े। देखो, आज आप नोट्स पढ़ रहे हो, कल कल नई संहिता नहीं खरीदने वाले हो, लेकिन हाँ, नोट्स पे जरूर स्विच कर जाओगे। आज इसके नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कल उसके लगने लग जाएंगे, लेकिन संहिता हमेशा अच्छी लगेगी। ठीक है। यूजी में तो चलो संहिता चल जाएगी, लेकिन पीजी में तो नहीं चल पाएगी ना। यूजी में तो जरूर नोट्स चल जाएंगे, लेकिन पीजी में तो नहीं चल पाएंगे ना। ठीक है। और प्रैक्टिस में भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कब संहिता खोलो, कौन सा नया चीज मिल जाए, कौन सा नया क्वेश्चन मिल जाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये चीजों को समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेवरदलेस, अब रसायन अध्याय जो पहला पाद है उसका नाम है अभ्यामल की। हम वर्ड्स को तोड़ते हैं। अभ्या किसका पर्याय है? हरित का पर्याय है आमल की। मतलब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जो रसायन योग बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हरित की और आम्लकी से। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, तो उसमें कितने योग है, पूरे रसायन पाद में कितने हैं, रसायन के चारों पाद क्या है। तो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो कैसा है? आपका आयुर्वेद है या मेरा आयुर्वेद है? मैं आपको यही कहूंगी, आपका आयुर्वेद है। आपका क्यों? का मतलब अभ्यामल की, प्राण कामीय, कर प्राचित्य और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानीय। तो ये हो जाएगा हमारा 6, 37, 16 और 4। ठीक है, कुल मिला के कितने योग हो गए? देखो, 62 योग की जगह आप 63 योग मार्क करना। कुछ जगह पर है ना, जैसे क्वेश्चंस की जगह, वैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। देखो, मैं सही बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0.01%। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में इसका बन जाता है कि अगर आपका इंटरव्यूअर, जो कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप एक एक चीज तो नहीं पढ़ते हो जो स्टार्टिंग से। ठीक है, जो कई बार इंटरव्यू में हम कितनी प्रिपरेशन कर ले, हमें वो चीजें याद आती है जो हम शुरू से पढ़ के लेके रखे। तो अगर आप इस चीज को सोच रहे हो कि मुझे कल को कोई इंटरव्यू देना है और वो गलती से अगर समिता वाला बैठ गया, तो फिर तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, क्योंकि देखो, नंबर अगर पूछा जाता है तो वही पूछा जाएगा जो श्लोक में लिखा गया है। ये हम इन गिनती करके लिख लेते हैं, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब तक संहिता में कोई नंबर श्लोका के फॉर्म में नहीं लिखा है, जब तक वो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आज इट इज, जब से सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं कि हाँ, 6, 37 और लास्ट में
16 है। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि किसमें कौन से योग हैं, कौन से अध्याय में। देखो ये फर्स्ट ही वीडियो, मतलब फर्स्ट ही पाद आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रसायन, रसायन का वर्णन के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आचार्य चरक तो रसायन का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब चिकित्सा स्थान में कर रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर किया है? क्या चिकित्सा स्थान में ही उन्होंने वर्णन किया है? उस चिकित्सा स्थान में किया तो कहाँ पर किया है? स्टार्टिंग में वर्णन किया है या रोगों के बादों में वर्णन किया है? तो उन्होंने वर्णन तो चिकित्सा स्थान में ही किया है, लेकिन उन्होंने लास्ट अध्याय में किया है। और अगर हम चिकित्सा की बात करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा में 30 चैप्टर्स बताए, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए? 40 ना। और आचार्य वाग्भट ने कितने बताए? तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में 22 और 24 है। ठीक है, कितने हैं? 22 छोटा है तो देखिए, कभी भी अगर कंफ्यूजन रहे कि हृदय में कितने चैप्टर्स है और संग्रह में कितने चैप्टर्स है, तो हृदय में है ना कम है और संग्रह में ज्यादा है। और अगर ऐसे कोई रहे कि इसका, अगर आचार्य वृद्ध वाग्भट ने ये 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर चैप्टर में ये चीज वर्णित करी है, तो आचार्य लघु वाग्भट ने कहाँ पर वर्णित करी होगी? तो अंधी से बता रही हूँ, 90% चांसेस अगर उन्होंने 7 में बोला तो इन्होंने 6 में बोला है। मेजर यहीं पे आते हैं, कुछ कुछ चीजें अगर स्पेसिफिक रहेगी तो चेंज भी हो सकती है। अब रसायन यहाँ पर हम चतुष्क में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 4 उसके चतुष्क बताए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर हमने नाम देख लिया, हमने टोटल योग देख लिए। आचार्य सुश्रुत कहाँ पर इसका वर्णन करते हैं रसायन का? तो 27, 28, 29 और 30 अन्य भी 4 चैप्टर्स में इसका वर्णन करा गया है। अब रसायन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रसायन में कितने कब हम लेते हैं, रसायन का सेवन हम कब करते हैं? तो इसमें भी आचार्य ने बताया है कि प्रातः काल हम रसायन का सेवन करते हैं। तो वाजीकारण योगों का कब सेवन करते हैं? वाजीकारण हम सग्रास सेवन करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर पे बनते हैं। देखो हमेशा अपनी संहिता साथ में लेकर चलना, संहिता में ही मार्किंग्स लेंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पर जो आदर्श चिकित्सा की आदर्श चिकित्सा का रेफरेंस बताओ, मैंने बता चुकी हूँ। आदर्श चिकित्सा का जो रेफरेंस है चरक निदान 8/23 है। मेरे को 8 चैप्टर याद है, 23 मैंने देख के बोला है। ठीक है, चतुर्णाम विशाखादि नाम सस्त नाम धातु व्याकृते प्रवृत्तिर धातु साथ में अर्थ चिकित्सा अविधीयते, ये किसकी परिभाषा है बताओ? आदर्श चिकित्सा क्या होती है? पहले ही अगर हम चिकित्सा स्थान पढ़ने जा रहे हैं तो चिकित्सा तो पता होनी चाहिए ना कैसी होती है। तो आदर्श चिकित्सा वो चिकित्सा है जिसमें एक रोग तो हो, एक रोग की चिकित्सा तो हो, लेकिन वो दूसरे रोगों को उत्पन्न ना करे, दैट इज कॉल्ड एज आदर्श चिकित्सा। ठीक है, और जब हम चैप्टर नंबर सूत्र 9 पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो चारों चतुष्पाद रहते हैं तब हमारी आदर्श चिकित्सा हो पाती है। ठीक है, ये सारा आपको विमर्श मिल जाएगा ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, हरित की मनुष्याणाम मतेव हितकारिणी कदाचित कुपियंती माता न उदरस्य हरित की। इसका मतलब हरित की इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि माता से गलती हो सकती है लेकिन हरित की से कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, अब चिकित्सा स्थान के कुछ पर्याय बता दो कि चिकित्सा स्थान को योग स्थान, रहस्य स्थान, उत्तम स्थान, औषध स्थान, ये सब कहा जाता है ना। उसके बाद कहीं भी कचरा दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, मेरे में डल चुका है, आपके मैं नहीं डालना चाहूंगी कि कितने योग होते हैं, कितने नंबर है। देखो पुराने नोट्स में देखने जाओगे ना ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये नंबर याद करने की लिटरली कोई कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं यही बोल रही हूँ जो काम का है वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, भैसज प्रकरण करते हैं। भैसज प्रकरण में जो 9 पर्याय, नहीं 9 नहीं बोलूंगी मैं, जो पर्याय बताए गए हैं, चिकित्सिकम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये आचार्य चरक द्वारा बताया। आचार्य सुश्रुत ने कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा बताया? आचार्य वाग्भट ने एक एक्स्ट्रा बताया, दैट इज भिषक हितम, है ना। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शक्ति कारणम, तो उन्होंने सिर्फ 4 बताए हैं। ठीक है, ये धातु साथ में अर्थ चिकित्सा यंत्र से प्रयोजनम। अब जो हमारी मेडिसिन है वो 2 प्रकार की होती है। क्यों होती है? 2 प्रकार से होती है। एक तो वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होती है, दूसरी वो रोगों को निवारण करने के लिए होती है, वही हमारा श्लोका नंबर 4 बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हमारा जो अभेषज है वो उसकी इस प्रकार, अब भेषज देख लिया हमने 2 प्रकार का होता है, तो अभेषज कितने प्रकार का होता है? अभेषज भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक बाधन, एक एक अनुवादन। ठीक है, जो बाधन होता है वो बोलता है कि अभी आपने खाया है तो आपको अभी ही विकार होगा, लाइक विष। ठीक है, विष का वर्णन होता है कि साध्य मरण कारक होता है। जो अब है अनुवादन होता है, उसमें जैसे वो दूसरी विष की तरह होती है, वो आपको धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह, आपके जो हैबिचुअल मिस्टेक्स होती है उसकी तरह होता है। ठीक है, और रसायन वाजीकरण दोनों की परिभाषा श्लोका नंबर 5 में स्वास्थ्य ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। मतलब ये जो मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया था कि कब इसका सेवन करना चाहिए, वो यहाँ पर है।
ठीक है। स्वस्थस्य ओजस्करम मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा पहुंचाने वाला कौन होता है? रसायन और वाजीकरण दोनों होता है। और स्वस्थ रखने वाला भी रसायन वाजीकरण। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमने पढ़ा नहीं है ना तो हम सिर्फ रसायन को इमेजिन करते हैं, यहाँ पर वाजीकरण को नहीं करते हैं। ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, है ना। फिर रसायन के गुण का श्लोक तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लेना। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो चलो कर ही लेना, इसकी कोशिश करना कि इसकी फर्स्ट लाइन तो कोशिश करके कि याद करने की। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्ण स्वर औदर्यम देहे इंद्री बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनम लाभ उपायो ही सस्तनाम रसादिनाम रसायनम। ठीक है, इसको 2-4 बार बोलोगे ना तो थोड़ा अच्छा। अब रसायन की परिभाषा आचार्य शारंगधर ने भी दी है। बताओ, शारंगधर का जो जिसमें उन्होंने सारी डेफिनेशंस दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड से समझना है कि यथा जरा व्याधि नाशकरम की भैषजम तद रसायनम यथा अमृता रुदंती च गुग्गुल की। ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन पॉइंट्स भी जो उन्होंने बताया ना आचार्य शारंगधर ने, बहुत अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट अगर आचार्य शारंगधर का पोर्शन है तो वो परिभाषा प्रकरण वाला ही है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आचार्य शारंगधर का मत लिखा है, रसायनम च तद्यम यथा जरा व्याधि नाशनम। ठीक है, जो जरा यानी हमारा बुढ़ापा, व्याधि यानी कोई भी तरीके का रोग, तो दोनों को हटाने वाला हो जाएगा हमारा रसायन। वाजीकरण की परिभाषा का रेफरेंस अगर गलती से भी किसी ने पूछा तो वाजीकरण अध्याय में नहीं है, वो रसायन अध्याय के प्रथम पाद में ही है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं यश श्रेयस बलम, बस इतना सा, उससे ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है। विधि होती है क्या, अब आपने ये जान लिया कि रसायन होता है, रसायन के गुण जान लिए, तो रसायन का सेवन कैसे करते हैं? तो रसायन का सेवन दो तरीके से करते हैं, एक आईपीडी देख लो और एक ओपीडी देख लो। आईपीडी में क्या कर रहा है आप, आईपीडी आपकी है कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, मतलब आप दो वर्ड याद रखो, कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। ठीक है, ये वर्ड्स को पहले अपने लिए फेवरेबल बनाओ। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आजकल के पर्सपेक्टिव में किसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से देखना है, लेकिन कोई भी आज वातातपिक ही लेगा, कुटी प्रावश्यक लेने का किसी को टाइम नहीं है। रसायन और रसायन सेवन किसको कराना चाहिए, कौन से दोषों का डोमिनेंस होता है, किसको नहीं कराना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विमर्श में देखेंगे आचार्य सुश्रुत ऐसे 7 पुरुष बोलते हैं जिन्हें रसायन का सेवन नहीं कराना चाहिए। वो है अनात्मवान, आलस, देखो अनात्मवान है, उसको खुद की टेंशन नहीं है, हम उसकी टेंशन क्यों लें, हम उसको क्यों रसायन दे, हमारी बेस्ट औषधि हम उसे क्यों देंगे। अनात्मवान, आलस्य, दरिद्र, दरिद्र को इसलिए क्योंकि वैध लोन लेकर तो नहीं ट्रीट करेगा ना। आलस्य, दरिद्र, प्रमादी, व्यसीन, पापकृत और भैंस जपमानी, जो आपकी इज्जत ना करे उसे कभी फुकट का ज्ञान तो छोड़ो, मतलब मेडिसिन तो छोड़ो, फुकट का ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, और उसका टाइम भी आचार्य ने बताया है कि पूर्व, आपको विमर्श में सारी चीजें मिल जाएगी। ये वाला ज्यादा अच्छा है या जो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, जैसे हम सुश्रुत और गोविंद पारेख पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ना है? ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी फील होती है और उसमें आपको बुक दिखती है। ठीक है, लेकिन बुक से क्या हो जाता है, सविता से मेरे हिसाब से ऐसा हो जाता है कि हम जो स्क्रीन होती है उसको ज्यादा देखने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू हमें जितनी संहिता देखनी चाहिए। तो पूर्वे वैसी मध्यवा व मनुष्य रसायनम, ये वर्ड लाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये टेबल देखने को मिल रहा है हमें कि जो भेषज, उसके अभी तक हमने क्या पढ़ा, 9 पर्याय पढ़ लिए हैं, यहाँ पर 9 लिखा गया है। ठीक है, और वो 2 काम करता है, एक स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और एक आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये 2 हमारी हेल्थ हो गई। अभी तक हमने 2 रिजुविनेटिंग चीजें पढ़ी, दैट इज रसायन, और दूसरी हो जाती है प्रोमोटर्स ऑफ वर्डिलिटी। ठीक है, तो 2 चीजें हमने ये पढ़ दी, औषध कितनी तरीके से काम करता है और औषध रिवर्स ऑफ मेडिसिन वो कितनी तरीके से काम करता है, इमीडिएट है या रिमोट इफेक्ट है। ठीक है, कुटी प्रवेशित और वातत्विक। अब कुटी का इंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन भी हम पढ़ेंगे कि कैसी होनी चाहिए। उसमें देखो 2 चीज मार्क करना है, हमने कल पढ़ा था कि जो दिशा होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रोगी को किस दिशा में रखना चाहिए। जब हम आचार्य सुश्रुत का वर्णन कर रहे थे कि रोगी का सिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी पवित्र दिशा है। ठीक है, तो पूर्व उत्तर दिशा में यहाँ पर उसका गेट रखना है, पूर्व उत्तर दिशा में उसका गेट रखना है। और त्रिभाग, अगर आपके इधर प्रैक्टिकल चीजों में, मतलब मॉड्यूलेशन वगैरह हॉस्पिटल्स में बना रहे होंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए देते हैं, तो अगर किसी ने कुटी प्रावेशिक रसायन सेवन करने के लिए जो कुटी होती है वो त्रिगर्भा कुटी होती है, मतलब एक घर, फिर उसके अंदर दूसरा घर, फिर उसके अंदर तीसरा घर। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अधिकतर मॉडल्स रखे रहते हैं ना, तब हमें ये चीज आनी चाहिए, एक घर दिख रहा है लेकिन उसके अंदर 3 घर रहते हैं। फिर सूक्ष्म लोचना, ये वर्ड अंडरलाइन करेंगे।
ठीक है। अब कुटी में प्रवेश करने की विधि बताई गई है। एक तो सबसे पहले हर चीज शुक्ल पक्ष में होती है। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में होती है। ठीक है। रसायन प्रयोग के पहले संशोधन कराना चाहिए। संशोधन कराने के लिए हरित के आदि चूर्ण से संशोधन कराने के लिए करा। हरित के आदि चूर्ण में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट रहने वाले हैं? हरित की नाम, चूर्णानी नाम, सैंधव, आम्लकीय गुणान, वचा, विडंग, रजनी, पिपली, विश्व भैषजम। ठीक है। ये कंटेंट्स रहेंगे हमारे, उनको सेवन करना है। अब जो शुद्धि होती है, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि शुद्धि 3 प्रकार की होती है, प्रवर, मध्यम और अवर। और गोविंद पारेख में मैंने आपको बताया था कि सम्यक शुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, कैसे वेग आते हैं। अगर वमन करा रहे हैं तो कैसे, किस सीक्वेंस में वेग आचार्य चरक ने बोले हैं, किस सीक्वेंस में वेग आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, और आचार्य शारंग धर रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस लाए हैं। आई होप अगर आप वो सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाती है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां हम क्लियरिटी लाते हैं। वही हमारी स्पेशलिटी है कि हम सारी चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है। और हरितकी के गुण, हरितकी के गुण वाला जो श्लोक है ना, वो एक एक वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरितकी नाम पंचरसम उष्णम अम्लम लवणम शिवम, अनम्लम लवणम शिवम। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले तो 5 रसों से युक्त है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? उष्ण है। और उसमें एक चीज बोल रहा है कि सारे रस है, तो कौन सा नहीं है? तो हमारा लवण रस को छोड़कर शेष 5 रस यहाँ पर है। शिवम, शिव, जैसे हमने अभी हरितकी का रेफरेंस पढ़ा था कि माता भी दुख दे सकती है लेकिन हमारी हरितकी नहीं दे सकती, तो उसी तरीके से जो हमारी हरितकी है उसको यहाँ पर शिवम संज्ञा दी गई है। पहले माता की दे दी थी। और दोषों का अनुलोमन करेगी। अनुलोमन क्या होता है? अनुलोम इज सीधे डायरेक्शन में चलना, प्रतिलोम ऊपर के डायरेक्शन में चलना। मतलब कोई भी चीज अगर सही चल रही दैट इज अनुलोम, और नहीं चल रही दैट इज प्रतिलोम। तो अनुलोम कर रही है, लघुता लाती है। और हमारी जो दीपन और पाचन का कार्य करती है, लघु है, दीपन पाचन कराती है। ठीक है। और इसका अगर निरंतर सेवन हम करेंगे तो क्या करेगा? आयु देगा, हमको आयु देगा। और कैसी आयु देगा? पौष्टिक और धान्य आयु देगा। पुष्टिकारक होता है, धान्य होता है। और हरित की सेवन से क्या होता है? हमारा वय का स्थापन होता है, परम वय स्थापन। अब देखो, एक होता है जो हम चरक सूत्र स्थान 25 में पढ़ते हैं, क्या है? अग्रय प्रकरण। अग्रय प्रकरण में वय स्थापनम परम किसको बोला है? आमलकी को बोला है। यहाँ क्या है? वयसा स्थापनी परम। वर्ड थोड़ी सिमिलर है लेकिन उनका मतलब एक है। लेकिन जब अधिकतर क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बनेगा। अगर हरित की रेफरेंस में है आंसर में आपको आमलकी है, पर अगर हरित की भी ऑप्शन में दिख रहा है, एक बार फिर से पढ़ के देखना कि वयसा है कि वय स्थापनम परम है, परम है। ठीक है। सर्व रोग प्रशमनी, इतनी अच्छी मेडिसिन है हरित की कि जितने भी आपको रोग होंगे सारे रोगों को शमन करने का कार्य करती है। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, आपको बुद्धि देगी। ठीक है। आपकी इंद्रियों को स्वस्थ करेगी और आपको अल्टीमेटली बल देने वाली हो जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो रोग लिखे हैं उसमें से हाईलाइट करना गृहिणी, गृहिणी रोग में। इससे पहले हमने गृहिणी, जब हमने बोला था कि दोष अनुलोमन के हिसाब से पढ़ना है, और जो मूत्र में वर्णन आता है, मैंने आपको बोला था कि आचार्य चरक और आचार्य शिशु दोनों का मूत्र का हमारा जो पॉइंट है वो हमें पढ़ के चलना है, समझ के चलना है, किसने कौन से रस बताए, कौन कौन से रोगों में है। अब गृहिणी, आप मुझे बताओगे कि गृहिणी दोष को हरने के लिए कौन सा मूत्र हम यूज करते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद विषम ज्वर हाईलाइट करेंगे, प्लीहा उदर रोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है। और उसकी लास्ट लाइन जो आएगी, जो उसकी फलश्रुति बोली जाती है, उसकी फलश्रुति है स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम हरित की। मतलब आपको अगर आपकी मेंटल स्ट्रेस कम करना है और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ानी है ना, तो आप क्या लेंगे? हरितकी का सेवन करेंगे। अब भाई हरितकी के डिफरेंट टाइप्स है, हरितकी को कैसे सेवन करना चाहिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। हरितकी, अब कौन से आचार्य है जिन्होंने उनके निघंटु में सबसे पहला हरितकी आदि गण बताया, ये बताओ मुझे। वो जो विमर्श में हम पॉइंट बोल रहे थे कि हरित की पथ्या नाम बताई गई है अग्रय प्रकरण में, और आम्लक वयः स्थापना नाम किसके लिए बोला गया है? आम्लक के लिए बोला गया है। ठीक है। और अष्टांग हृदय में एक पॉइंट आता है जो कि मैंने लिख के रखा है, वयसा स्थापनम परम घृत के लिए बोला गया। आप भी नोट कर लीजिए, वयसा स्थापनम परम घृत के लिए बोला है। अब हम उसकी 7 जातियां पढ़ेंगे, 7 टाइप्स ऑफ हरित की। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती, चेतकी। ठीक है। अब उसका एक एक स्पेसिफिक फीचर्स बताया है कि आप कैसे पहचानेंगे। त्रिरेखा, त्रिरेखा कौन सी है, 5 रेखा कौन सी है, मांसल कौन सी है। ठीक है। अब अलाबु वृत्ता विजया कैसी है? गोल गोल है, अलाबु वृत्ता विजया। वृत्ता सरोहिणी,
ठीक है। फिर उसके बाद पूतना, पूतना कैसी रहेगी? हमारी सूक्ष्म रहेगी, ठीक है। और मांसल कौन सी रहेगी? हमारी अमृता रहेगी। पंचरेखा इज अभ्या, और जो हमारी त्रिरेखा रहेगी दैट इज चेतकी, और जो स्वर्ण के समान रहेगी दैट इज आर जीवंती। और अब उसको आप किस तरीके से सेवन करने वाले हो, तो कब आप पिष्टी बना के सेवन करोगे, तब आप भूंज के खाओगे, इसके लिए भी हरितकी में स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं। वो क्या है? चर्विता, चबा के अगर खाई तो वृद्ध्यति अग्नि, चबा के अगर आपने खाई तो अग्नि का वर्धन करेगी। पीस के अगर आपने खाई दैट इज मल शोधनी। स्विन्ना, स से स्विन्ना, स से संग्रहणी, स से स्विन्ना, स से संग्रहणीय, ठीक है। और पथ्या कब होगी? जब आपने भूंज के खाई। तो चबा के खाई तो क्या होगा? अब जब हम खाना चबा के खाते हैं तो क्या होता है? खाना जब हम चबा के खाते हैं तो बोलते हैं ना, आपकी फायर आपके मुंह से सिग्नल चल, देखो ये सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज के लिए मैं यूज कर रही हूँ कि अगर आपके मुंह से सिग्नल जाते हैं कि हाँ खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही हम जब चर्विता करेंगे तो वर्ध्यति अग्नि होगी, और पेशिता करेंगे, कोई चीज पीस दी तो मल शोधनी, अच्छे से साफ हो जाएगा, पेशिता मल शोधनी। और फिर उसके बाद स से सुनना, स से संग्रहणी याद हो गया। फिर पथ्या कब रहेगी? जब हम उसको भूंज के खाएंगे। बहुत बहुत जगह रिचुअल्स है कि हरितकी को ऐसे ही खाने में यूज किया जाता है भूंज कर, ठीक है। जो कि अभी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है कल्चर, वैसे वैसे कैसा हो जाता है, गायब होती जा रही है वो चीजें, ठीक है। हरितकी के आयोग के लिए भी बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं पुराने, मेनली ये क्वेश्चन का आंसर होता है अजीन, ठीक है। जब पहली पहली बार जब पढ़ते हैं तब हमें नहीं पता दैट इज उसका क्वेश्चन, लेकिन उसका आंसर अजीन रहता है। अब आंवले के गुण धर्म में और हरितकी के गुण धर्म में एक ही डिफरेंस आता है, वो भी 5 रसों से युक्त है ये भी, लेकिन एक उष्ण वीर है और एक शीत वीर है। सिर्फ वीर में डिफरेंस आता है। हरितकी को क्या बोलते हैं? हरितकी समम धात्री फलम, किंतु विशेषकर जो होती है रक्त पित्त प्रमेह ज्वर अग्न होती है।